नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद एक बार फिर चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले एडीजी अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में यूपीएससी के पैनल को दरकिनार करते हुए अभिनव कुमार को अस्थायी रूप से डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं। एक दिन पहले ही प्रदेश के सबसे वरिष्ठ 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ के प्रतिनियुक्ति अवधि बीच में छोड़कर लौटने के बाद इसको लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। शुक्रवार को ही गृह सचिव ने उन्हें मूल कैडर में वापस भेजने को लेकर पत्र लिखा था। एक दिन बाद ही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने उन्हें रिलीव भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में डीजीपी पद को लेकर क्या प्रमुख विवाद है? सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं? क्या उत्तराखंड में डीजीपी बदलने जा रहे हैं? अगर डीजीपी बदले गए तो किस अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सभी के जेहन में हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत के राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया और नियम क्या क्या हैं। भारत के किसी भी राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को भारतीय संविधान, पुलिस अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और कार्यक्षमता आधारित हो। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के उन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति का प्रावधान है जिन्हें कम से कम 30 वर्षों का सेवा अनुभव हो। साथ ही उनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट होना चाहिए और उन्हें कानून व्यवस्था और पुलिस प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। 2006 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार को यूपीएससी के साथ परामर्श करना होगा। यूपीएससी 3 योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार करती है। राज्य सरकार को इस पैनल में से एक अधिकारी को डीजीपी नियुक्त करना होता है। नियुक्ति का आधार वरिष्ठता, कुशलता और निष्पक्षता होता है। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का सुनिश्चित किया गया ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। उन्हें राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए कार्यकाल के बीच में हटाया भी नहीं जा सकता जब तक कि वो गंभीर कदाचार में लिप्त ना हो या किसी न्यायिक जांच के अधीन न हो। डीजीपी की नियुक्ति में राज्य सरकार ही अंतिम निर्णय लेती है, लेकिन यह निर्णय यूपीएससी के पैनल के भीतर ही सीमित होता है। राज्य सरकार डीजीपी का चयन करते समय यह सुनिश्चित करती है कि वह राज्य की कानून व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार की भी परोक्ष भूमिका होती है, क्योंकि आईपीएस कैडर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। यह भी कहा गया कि यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती है तो न्यायिक हस्तक्षेप संभव है और ऐसी नियुक्ति अवैध घोषित की जा सकती है। पिछले साल उत्तराखंड में जब डीजीपी पद से अशोक कुमार सेवानिवृत्त हुए, तब उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को नियमों में छूट दी गई। ये 5 राज्य ऐसे थे जहां डीजी रैंक के अधिकारी नहीं थे। इस पर केंद्र सरकार ने उन 5 राज्यों को 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके एडीजी रैंक के अधिकारियों का पैनल भेजने के निर्देश दिए। इसी के तहत उत्तराखंड के भी एडीजी रैंक के अधिकारियों का पैनल तैयार किया गया। तब 1995 बैच के दीपम सेठ व पीवीके प्रसाद और 1997 बैच के अमित सिन्हा के नाम पुलिस महानिदेशक के लिए सुझाए गए थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे दरकिनार करते हुए 1996 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अभिनव कुमार को डीजीपी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी। अब समझते हैं कि अभिनव कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर विवाद क्यों है। अभिनव कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, इसलिए उनका नाम यूपीएससी के पैनल में शामिल ही नहीं था। यूपीएससी नियमों के अनुसार डीजीपी पद के लिए उसी राज्य के कैडर वाले अधिकारी को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बनाया जा सकता था। हालांकि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
और राज्य सरकार की पहली पसंद थे, इसलिए सरकार ने उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा। यह अपनी तरह का पहला और अप्रत्याशित मामला था। यह निर्णय उनके कैडर आवंटन से संबंधित तकनीकी कारणों के आधार पर लिया गया है। अभिनव कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, लेकिन उत्तराखंड के गठन से पहले से यहां सेवा दे रहे हैं। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, जिसने उनके कैडर आवंटन पर रोक लगाई हुई है। अभिनव कुमार ने कुछ समय पूर्व सरकार को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया था। अब ये भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी प्रक्रिया क्या है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के 2006 के दिशा निर्देश और राज्य के प्रशासनिक प्रावधानों के तहत की जाती है। यूपी ने 2020 में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आंतरिक संशोधन का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को यूपीएससी पैनल से बाहर जाकर नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। हालांकि यूपी अपने राज्य में राज्य गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय की सिफारिशों पर विचार करता है। सेवा रिकॉर्ड, कानून व्यवस्था और प्रबंधन में अनुभव और नेतृत्व क्षमता का आकलन भी करता है। 2006 से पहले डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर थी। तब कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण डीजीपी की नियुक्ति विवादों में रही। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया गया और यूपीएससी को प्रक्रिया में शामिल किया गया। 2018 में भी इसमें संशोधन किया गया। तब यह देखा गया कि कुछ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले डीजीपी बनाया जा रहा था, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि डीजीपी का चयन उन अधिकारियों में से किया जाए जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने का समय बचा हो। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति में लगातार वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। दीपम सेठ के प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद जल्द ही उनका डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। दरअसल जनवरी 2025 में वो डीजी रैंक पर प्रमोट भी हो जाएंगे। तब इस रैंक वाले वो प्रदेश के एकमात्र अधिकारी हो जाएंगे। इस लिहाज से डीजीपी पद पर उनका दावा और भी पुख्ता हो जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार भी उनके पक्ष में फैसला ले सकती है। यही कारण है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति के बीच से वापस बुलाया गया है। क्या होगा अगले कुछ महीनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।